वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट जरूर करें। वीडियो वक्त से देने के बावजूद आप लोग ना लाइक करते हैं और ना कमेंट करते हैं। सब्सक्राइब करने की तो बात ही दूर है। 5 दिन बीत गए और चाहत अब एक आलीशान कार में बैठकर एक ऐसी जगह की ओर जा रही थी जिसके बारे में वो जानती भी नहीं थी। उसका भाई अब सुरक्षित था। जब वो उसे छोड़कर गई तब वो अस्पताल में ठीक हो रहा था। जब डॉक्टरों ने उसे आश्वासन दिया कि वो अब स्थिर और सुरक्षित है तो चाहत फूट फूट कर रोने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी छाती पर चुभी एक बड़े कांटे को दर्दनाक तरीके से बाहर निकाला गया हो और उसे फिर से सांस लेने में मदद मिली हो। जिस दिन उसने कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर किए, चाहत खुद इस बात से हैरान थी कि चीजें कितनी जल्दी हो गईं। उसके भाई को तुरंत देश के सबसे महंगे अस्पताल में शिफ्टिंग कर दिया गया। उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे वो देश के सबसे अमीर परिवार का वारिस हो। उसका कमरा अस्पताल जैसा भी नहीं लग रहा था, बल्कि ये राष्ट्रपति की सूट जैसा लग रहा था। चाहत ने उनसे केवल उसे बचाने के लिए कहा। उसने उनसे राजकुमार की तरह व्यवहार करने के लिए नहीं कहा, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोल सकी। और वो कोई एक्सेप्शन नहीं थी, क्योंकि उसके साथ भी अजीब तरह से प्रिंसेस की तरह व्यवहार किया जा रहा था। हालांकि चाहत ने अचानक से हो रहे एक्सेसिव ट्रीटमेंट पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसे अब कोई परवाह नहीं है। क्या उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण उसके भाई की सुरक्षा थी। उसके भाई की सफल सर्जरी के बाद चाहत को उसकी शादी के लिए एक खाली हवेली में लाया गया। उस हवेली के अंदर जाते ही सामने बड़े से हॉल के बीचों बीच में बहुत सुंदर मंडप को सफेद गुलाब और लाल गुलाब के फूलों से सजाया गया था। ये लगभग एक परी के घर जैसा दिख रहा था। हर कोने को भव्य और महंगी सामग्री से खूबसूरती से डिजाइन किया गया था। उसकी शादी के जोड़े जैसा बिल्कुल नहीं था। यह असली रत्नों से डिजाइन किया गया एक शाम का लहंगा था जो देवताओं के जादुई पंख जैसा दिख रहा था। उसके लंबे सीधे काले बाल इस तरह से नाच रहे थे मानो वो एक काला रेशमी झरना हो। उसने जो कुछ भी पहना था, जो कुछ भी उसने अपने आसपास देखा, वो पागलपन की हद तक अनरियल था। वो सचमुच एक प्रिंसेस की तरह दिख रही थी। वो बेहद खूबसूरत और पवित्र थी, मानो वो इस दुनिया से बाहर की हो। लेकिन हॉल खाली था। वो अकेली थी। शादी के कॉन्ट्रैक्ट पर पहले से ही किसी अनाम व्यक्ति ने सिग्नेचर कर रखे थे। वो दुल्हन बनी पर वहां उसका दुल्हा नहीं था, बस एक कागज का टुकड़ा था जिस पर उसके दुल्हे के सिग्नेचर थे और अब उसको सिग्नेचर करना था। सिग्नेचर से पहले कोई मुद्रित नाम नहीं लिखा था। और फिर भी चाहत पूरी प्रोसेस के दौरान अजीब तरह से शांत थी। गार्ड बाहर थे इसलिए कोई उसे नहीं देख सकता था। वो अपने होने वाले पति के सिग्नेचर को बहुत देर तक देखती रही। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ सफ़ेद फोल्डर उठाया। यह वही फोल्डर था जिस पर उसने कई दिन पहले सिग्नेचर किए थे और जिसे उसने अभी तक पढ़ा भी नहीं था। दूल्हा वहां नहीं था और ना ही पुजारी, इसलिए चाहत ने पढ़ना शुरू किया। वो सीधे सामने गई और फिर पूरे कॉन्ट्रैक्ट को जोर से पढ़ा। कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी मजाक जैसा नहीं लग रहा था, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह किसी तरह की गवर्नमेंट कॉन्फिडेंशियल फाइल है। बस एक ही अजीब बात थी कि उसे इसका मटेरियल मजाक जैसा लगा। कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया था कि कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने के 5 दिन बाद वो अपने पति के घर चली जाएगी। जब तक वो बच्चा पैदा नहीं कर लेती तब तक वो पत्नी बनी रहेगी, और जन्म देने के बाद बच्चा उसका नहीं होगा। बस इतना ही था। जन्म देने के बाद क्या होगा, इस बारे में कुछ नहीं लिखा गया था। मूल रूप से उसका एकमात्र मिशन अपने पति को एक बच्चा देना था। हालांकि नियम और भी अजीब थे, खासकर आखिरी वाला नियम #4। आपको अपने पति का चेहरा देखने की अनुमति नहीं है। चाहत को तो ये भी नहीं पता कि उसे कैसे रिस्पॉन्स करना है। वो अवाक थी। आखिरी पेज पर सबसे महत्वपूर्ण नोट में ये भी लिखा था कि अगर उसने बताए गए नियमों में से कोई भी नियम तोड़ा तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट समाप्ति और जेल या उसकी जान। उसका मन जिज्ञासा से भरा था और साथ ही बेचैनी और कड़वाहट से भी। वो खुद को रोक नहीं पा रही थी, लेकिन उसे लग रहा था कि अब वो नहीं रही जिसे वो जानती थी। वो सोच रही थी कि आखिर वो ऐसी स्थिति में क्यों आ गई। वो सोच रही थी कि उसके लिए क्या इंतजार कर रहा था। लेकिन एक पल के बाद वो फिर भी गई और बिना किसी हिचकिचाहट के मैरिज सर्टिफिकेट पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। वो जानती थी कि उसके लिए इस बारे में सोचना भी मूर्खता थी। हालांकि अब पीछे हटना, जिस क्षण उसने हस्ताक्षर किए, वो बस यह विश्वास नहीं कर सकती थी कि वो पहले से ही एक ऐसे आदमी से मैरिड थी जिसे उसने कभी देखा भी नहीं था। और सबसे बुरी बात यह थी कि वो शायद उसे कभी नहीं देख पाएगी। हम यहाँ हैं मिस, उसका ड्राइवर उसकी ओर मुड़ा और बोला। फिर किसी ने उसके लिए दरवाज़ा खोला।
वो लाल रंग के जोड़े में एक राजकुमारी की तरह कार से उतरी। उसने चारों ओर देखा और ये देखकर वो आश्चर्यचकित रह गई कि ये जगह कितनी खूबसूरत थी। ये मूल रूप से एक बड़े बगीचे में एक ग्रे हवेली की तरह लग रहा था। हालांकि एक बात अजीब थी, उसने आसपास कोई फूल वाला पौधा नहीं देखा। सब कुछ इतना हरा और ताज़ा था, लेकिन फिर भी कुछ गड़बड़ लग रहा थी। चाहत ने अपना सिर घुमाया और एक बार फिर पूरे घर को देखा, और जैसे ही उसे पता चला कि क्या गड़बड़ है, वो भौहें सिकोड़ने लगी। उसकी भौहें इस बात पर सिकुड़ गई कि चारों ओर सिर्फ दो रंग थे, गहरा हरा और गहरा भूरा। चाहत हैरान थी, लेकिन उसने देखा कि बॉडीगार्ड मिस्टर गुलाटी 70 साल के एक सम्माननीय दिखने वाले बूढ़े आदमी के साथ उसके पास आ रहा है, इसलिए उसने अपना ध्यान उन पर केंद्रित कर दिया। मिस, प्लीज मुझे इस घर के बटलर से मिलवाने की अनुमति दे। यह मिस्टर शर्मा है, आप उनसे जो भी पूछना चाहें पूछ सकती हैं। एक तो वो बटलर है। चाहत को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे प्रतिक्रिया दे, इसलिए उसने बुजुर्ग के प्रति सम्मान के संकेत के रूप में उसे नमस्ते किया। तभी दोनों आदमियों की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। नहीं, नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए मैडम। हमारे यंग मास्टर की आप प्यारी पत्नी को मेरे जैसे एक मामूली बटलर के सामने नमस्ते नहीं करना चाहिए। बूढ़ा आदमी बहुत क्षमा प्रार्थी लग रहा था, जबकि चाहत को नहीं पता था कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। वैसे मैडम, यंग मास्टर मेरा मतलब है, आपके पति जल्द ही यहाँ आएंगे, मिस्टर गुलाटी ने उसे बताया, और फिर उसने बटलर से बॉस का इंतजार करते हुए उसे हवेली के चारों ओर घुमाने के लिए कहा। चाहत अभी भी शांत दिखती है, लेकिन किसी कारण से वो उस समय बहुत घबरा गई जब उसने सुना कि उसका पति आ रहा है। बटलर उसे इधर उधर घुमा रहा था, लेकिन उसका मन भटक रहा था। वो बहुत सी चीजों के बारे में सोच रही थी। वो अपने पति के बारे में सोच रही थी। वो सोच रही थी कि वो क्यों नहीं चाहता कि वो उसका चेहरा देखे। वो सोच रही थी कि उसके लोग उसे उसके बारे में कुछ भी क्यों नहीं बताना चाहते, यहाँ तक कि उसका नाम भी नहीं। उसका मन सवालों से भरा हुआ था, जब तक कि उसे एहसास नहीं हुआ कि वे पहले से ही उस चौड़े आलीशान लेकिन नीरस दिखने वाले सोफे पर वापस आ चुके थे, जहां उन्होंने कुछ देर पहले शुरुआत की थी। ठीक है मैडम, मेरा काम यहीं खत्म हो गया है। अब मैं वापस जा रहा हूँ। हम? कहाँ? आप मुझे यहाँ अकेला छोड़ दोगे? हाँ हाँ, प्लीज चिंता मत कीजिए मैडम, बटलर और नौकरानियों का घर यहाँ से बस कुछ मीटर की दूरी पर है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप हमें हमेशा कॉल कर सकती हैं, और इसके अलावा यंग मास्टर लगभग यहाँ आ चुके हैं, इसलिए मुझे अब जाना होगा। बटलर ने उसे तुरंत एक मुस्कान के साथ छोड़ दिया। चाहत चौड़े, शांत और नीरस सोफे पर अकेली बैठी रह गई। उसने चारों ओर देखा, उसे कुछ भी नहीं दिखा। वहां विशाल दीवारों पर एक भी तस्वीर नहीं लटकी थी, नहीं खाली मेजों के ऊपर फूल। एक नज़र में ही चाहत को इस आलीशान घर में खालीपन के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वो उदास खालीपन इतना प्रबल था कि चाहत ने अनजाने में खुद को गले लगा लिया और ऊपर लटके हुए चांदी के रंग के झूमर को घूरने लगी। क्या ये ठंडा है? घर के अंदर अचानक एक हल्की सी गहरी आवाज गूंजी, जिससे चाहत की नसें एक पल के लिए तंग हो गई। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन उसकी आवाज सुनकर उसे अचानक ठंड लगने लगी। एक पल के बाद उसे उसके धीमे कदमों की आवाज सुनाई दी, जो उसके करीब आ रही थी, इसलिए उसने खुद को मुड़ने और उसका सामना करने के लिए मजबूर किया। नहीं, मैं बस। चाहत आगे नहीं बोल पाई। उसे लगा कि उसके सामने आदमी को देखकर अचानक उसकी बोलती बंद हो गई है। मास्क, वो हड़बड़ाते हुए धीरे से बोली। उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आई थीं। काले रंग के सूट में एक लंबा आदमी अपने लॉसलेस शरीर के आकार को पूरी तरह से दिखा रहा था। वो उसके सामने खड़ा था, अपने ऊपरी चेहरे को ढकने वाला एक काला मुखौटा पहने हुए। चाहत का मुंह अनजाने में थोड़ा खुल गया जब वो उसे घूर रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह आदमी, जिसका वो पूरा चेहरा भी नहीं देख पा रही थी, फिर भी इतना खूबसूरत दिख रहा था। भले ही वो केवल उसके खूबसूरत सेक्सी होंठ ही देख पा रही थी, लेकिन वो उसकी छिपी हुई अलौकिक सुंदरता से मंत्रमुग्ध होने से खुद को नहीं रोक पा रही थी। वो सचमुच एक रहस्यमय रूप से खूबसूरत नकाबपोश राजकुमार की तरह दिख रहा था, जो केवल देवताओं के लिए बनाई गई पार्टी में था। कौन हो तुम? चाहत ने अपने अचंभित मन को बोलने के लिए मजबूर किया। योर हस्बैंड, उस आदमी ने अपनी उसी थोड़ी गहरी और सेक्सी आवाज में जवाब दिया। हालांकि उसका शॉर्ट उत्तर योर हस्बैंड उसके अंदर एक और अराजकता पैदा करने के लिए पर्याप्त था। चाहत की भावनाएं सचमुच बेकाबू हो गईं, एक दूसरे के विपरीत कि उसे नहीं पता कि वो इस समय क्या महसूस कर रही थी। वहां बड़े कमरे में एक लंबी खामोशी छा गई, जहां दो लोग, एक देवदूत जैसा और दूसरा शैतान जैसा,
एक दूसरे को घूरते हुए स्थिर खड़े थे। नकाबपोश आदमी अपनी जेब पर एक हाथ रखे खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वो अपने सामने खड़े देवदूत को देख रहा है। दूसरी ओर चाहत को ऐसा लग रहा था कि वो एक छोटी सी सफेद चूहिया है जो अपने सामने खड़े बड़े काले जानवर के हाथों में अपनी नियति मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो काला जानवर धीरे धीरे उसकी सबसे गहरी आत्मा को देख रहा है, जैसे कि देवताओं ने उसे हर नश्वर के सबसे गहरे रहस्यों की जांच करने की शक्ति प्रदान की हो। डर गई। उस आदमी का एक भी शब्द आतिशबाजी की तरह था जो उसे अचानक चौंका देता था, लेकिन उसकी जादुई सुंदरता के कारण उसका दिल पागल कर दे रहा था। हाँ, नहीं, 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 अच्छा हाँ, मैं हूँ। चाहत के घुटने वास्तव में पूरी तरह से कमजोर हो गए थे। उसके सामने उस आदमी की मौजूदगी ही उसकी ऊर्जा को चूसने के लिए पर्याप्त थी। वो आदमी इतना डरावना था कि वो उससे झूठ बोलने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी। उसका रहस्यमयी रूप से काला और बर्फीला व्यवहार लगभग ऐसा महसूस कराता था जैसे वो एक राक्षस था जो एक सुंदर आदमी के वेश में छिपा हुआ था। लेकिन उसके ये शब्द कहने के ठीक बाद चाहत की आंखें चौड़ी हो गईं जब उस आदमी ने अपना हाथ उसकी गर्दन पर रखा। फिर उसने आह भरी जैसे कि उसे उम्मीद थी कि वो भी ऐसा ही होगा। अब पछता रही हो? नहीं। घर वापस जाना चाहती हो? नहीं। चाहत ने उस आदमी के सवालों का जवाब देने में संकोच नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे लगा कि वो आदमी उसकी परीक्षा ले रहा था और एक गलत जवाब उसकी जान ले सकता था। डर लग रहा है लेकिन फिर भी रुकना चाहती हो? हाँ। आदमी ने अपना हाथ वापस जेब में डाला। लड़की का आखिरी जवाब उसे ये यकीन दिलाने के लिए काफी था कि यह लड़की बिल्कुल भी बुरी नहीं है। दृढ़ संकल्प और जंगली लड़ाई की भावना से जलती उसकी आंखें उसके जैसी बिल्कुल नहीं थीं। वो एक नज़र में बता सकता था कि वो कमजोर नहीं थी, उसके नाजुक दिखने वाले शरीर के भीतर कुछ अथाह था। अच्छा, वो आदमी थोड़ा संतुष्ट लग रहा था क्योंकि उसने अपना सूट जैकेट उतारना शुरू कर दिया था। दूसरी ओर चाहत ने चुपचाप गहरी सांस ली और फिर सीधे उसकी नकाबपोश आंखों पर देखा। तुम्हारा नाम क्या है? अवी। अवी, बस मुझे अवी कहो। उस आदमी के शब्द दृढ़ थे, ये संकेत देते हुए कि वो जो कुछ भी कह रहा था उससे ज्यादा कुछ नहीं कहेगा। उसकी आवाज में अधिकार भरा हुआ था जैसे कोई व्यक्ति प्राचीन दुनिया का बेरहम शासक हो। उसके शब्द इतने सटीक लगते हैं कि चाहत यह सोचने से खुद को नहीं रोक पाती कि एक बार जब वो उसके खिलाफ जाएगी तो ये राक्षस उसके साथ क्या करेगा। वो सोच रही थी कि आखिर वो अपना चेहरा और पहचान इतना क्यों छिपा रहा था कि अपने घर के अंदर ही मुखौटा पहन रहा था, लेकिन वो जानती थी कि अभी कारण पूछने का सही समय नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि मुझे तुम्हारा चेहरा देखने की अनुमति नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर मैंने गलती से तुम्हें देख लिया? मेरा मतलब है कि बस मामले में, हाँ, गलती से। एक्सीडेंट? ऐसा नहीं होगा। चाहत अवाक रह गई। यह आदमी इतना आश्वस्त कैसे हो सकता है? क्या वो अब खुद को भगवान के रूप में देख रहा है? लेकिन जब तुम सोओगे तो क्या होगा? क्या तुम अपना मुखौटा पहनकर सोने जा रहे हो? चाहत को लगा कि उसके सवाल कुछ हद तक बेवकूफ़ी भरे और मजाकिया थे, लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने चुपचाप अपनी जेब में हाथ डाला और उसमें से कुछ निकाला। उसने उसके सामने अपना हाथ बढ़ाया। चाहत उलझन में उसके हाथ में लाल कपड़े को घूर रही थी। जब भी हम बिस्तर पर होंगे तुम इसे पहनोई। चाहत का मुंह खुला का खुला रह गया जब उसे एहसास हुआ कि यह क्या है। यह एक लाल आंखों पर पट्टी थी। रुको, क्या? सच में? मैं अब से आंखों पर पट्टी बांधकर सोने जा रही हूँ? क्या तुम मजाक कर रहे हो? यह पागलपन है। चाहत को विश्वास नहीं हुआ कि उसने क्या कहा। वो नहीं जानती कि कैसे प्रतिक्रिया करनी है। उसके पास शब्द नहीं थे। अगर वो कोई और आदमी होता तो वो बहुत पहले ही ऐसा कहने के लिए उसके कीमती इंद्रकोशों को लात मार चुकी होती। पागलपन भरी बेतुकी बातें। लेकिन वह वही था। उसे पहली नज़र में ही पता चल गया था कि वो उन सभी आदमियों की तुलना में कुछ भी नहीं था जिनसे वो पहले मिली थी। वो जानती थी कि वो खुद को बिल्कुल खतरे के रूप में डिफाइन करता था और उसके शब्द कुछ और नहीं बल्कि पूर्ण आदेश थे।